अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलाशुबा एक बड़ी सियासी जमात है और इसकी सरबराही के लिए हमेशा ही से हम देखते हैं कि एक अंदर से ये ख़बरें आती हैं कि शायद कोई इख्तिलाफ़ात हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, लेकिन हम फिर देखते हैं कि दोनों भाई हमें साथ साथ ही खड़े नज़र आते हैं। लेकिन जब से अब मामला मरियम नवाज़ के हवाले से है तो वहाँ पर हमें ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि शायद कहीं ना कहीं चचा भतीजी में कोई ना कोई फासला मौजूद है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, या सिर्फ ये खबरों की हद तक ही बात है? क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर आइंदा मरियम नवाज संभालेंगी या शहबाज शरीफ इसको अपने ख़ानदान से अलग नहीं होने देंगे? ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इस हवाले से हम जायज़ा लेंगे कि आखिर PMLN का मुस्तकबिल है क्या और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की आपस में कोई रस्साकशी जारी है या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोरोना के हवाले से भी जो उस वक्त सिचुएशन चल रही है, और इसी सिचुएशन के दौरान हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की सीनियर एंकर्स के साथ, वहाँ पर मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी जो खबरें आई उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से मीडिया के हवाले से तनकीद की और उसके बाद उस पर मुआफ़ी भी मांग ली। आखिर ये किस्सा क्या निकला और मौलाना तारिक जमील साहब आखिर मुतनाज़ क्यों हो गए हैं इन एंकर्स के हाथों, इस पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि उन पर काफ़ी चढ़ाई भी की जा रही है और उनका साथ देने वाले भी मौजूद हैं। तो इस मामले का क्या मंतकी हल होगा, कौन सही है इस मामले पर कौन नहीं, ये भी देखेंगे। और इसके साथ साथ चौधरी शुजात के मशवरे की बात करेंगे जो एक बार फिर ये कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, आपस में नहीं। क्या ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा या इस पर बात हो पाएगी? सब कुछ आज डिस्कस करेंगे जनाब, और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, मैं चाह रही थी कि आज सबसे पहले थोड़ा हम शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के मामले पर बात करें, और आपके हर दिल अजीज़ मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब ने इस बारे में कुछ फरमाया है। सुनिए, पहले सुन लेते हैं जी। शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। लड़ाई हो गई है फिर से और अभी तक एक पेज पे नहीं है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो ये है कि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब फुलझड़ियाँ छोड़ने के बादशाह हैं। शेख रशीद साहब फुलझड़ियाँ छोड़ने के बादशाह हैं, और शेख रशीद साहब को न्यूज़ चैनल्स में इन रहने का फ़न आता है। उतना आप हैरान होंगी, शायद हम न्यूज़ चैनल्स में जो काम करते हैं लोग, उनको भी शायद मुख्तलिफ तरह से उतने तरीके ना आते हों जितने शेख रशीद साहब को तरीके आते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं। अगर किसी दिन हमें मौका मिला और हमने इस प्रोग्राम में अपने शेख रशीद साहब को बुलाया तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जनाब, आप तो मुस्लिम लीग नून पे इतने तबसरे करते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि जब आखिरी कोशिश थी आपकी मुस्लिम लीग नून की शमूलियत की, तो उस वक्त क्यों आपको शामिल नहीं किया गया था? क्या वो नाराज़गी थी जिसकी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मान भी गए लेकिन आपको शामिल नहीं किया, एन वक्त पे उन्होंने आपको इनकार कर दिया? कभी अपने बारे में भी आवाम को बताया करें। हाँ जी, गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जो शेख रशीद साहब ने जो भी कहा, क्या क्यों कहा, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चले शेख साहब को एक तरफ छोड़ दें। आपने तो शेख साहब की पटरी से ट्रेन उतार दी। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको भी लग रहा है कि दोनों में रिफ्ट है? मुझे नहीं लग रहा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा ना रिफ्ट है। मैं पहले दिन से आपसे कहता हूँ, दोनों एक पेज पे हैं, दोनों सलाह मशवरे से करते हैं, वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। ये एक गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम है, वो जानबूझ के सलाह मशवरे के बाद। लेकिन ये तो नवाज और शहबाज के मामले पर आप कहते हैं ना, मरियम कहाँ पे स्टैंड कर? मरियम भी वही है। क्या आप क्या समझती हैं, मरियम नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ से अलग सियासत कर रही हैं? मरियम नवाज, आज आप मेरी बात लिख लें, मरियम नवाज 1% भी अपने बाप की, अपने वालिद की सियासत से बाहर नहीं जाएंगी। बल्कि कहीं उल्टा तो नहीं है कि नवाज शरीफ 1% भी मरियम की सियासत से बाहर नहीं, आप जिनको शेख साहब तो वैसे यही कहते हैं। नवाज शरीफ शक्ल से जितने बोले नजर आते हैं उतने बोले हैं नहीं। ये आप बात एक मेरी याद रखें। ये तो आप मेरे बारे में भी कहते हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो सारे मोहरे खुद, उन्होंने सब बसात बिछाई होती है और खुद सारे मोहरे जो हैं वो हिलाते हैं। तो फिर इसका मतलब है, अगर ये आप थेरी नहीं मान रहे कि इनके दरमियान कोई रिफ्ट है, तो फिर अगर मैं ये बात कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब हमजा को शायद आगे लाना चाहते हैं, या शायद शहबाज शरीफ साहब खुद ज़्यादा उसको लीड करना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ऐसी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, ख्वाहिश होगी,
मैं ये तो नहीं कहता कि ख्वाहिश नहीं है, मैं ये आपसे बार बार कहता हूँ कि शहबाज शरीफ की साहब की अपनी ज़ाती कुछ भी ख्वाहिश हो, लेकिन प्रिवेल वही बात करेगी जो दोनों भाई मिल के तय करेंगे। और मिल के ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त फ्रंट पे रह के खेलेंगे और पीछे से उनको सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ की होगी। नवाज शरीफ एक, आप याद रखें, क्राउड पुलर हैं, नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज शरीफ डूअर हैं। शहबाज शरीफ, आप मुस्लिम लीग नून की सियासत तो देखिए ना, अगर आप उनको देखें आपको लग पता जाएगा कि क्या किया उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ 2008 से आप देख लें, एक नजरियाती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी है। वो दोनों इस तरह से साथ लेके चलते हैं कि वो एक लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा मामलात में आप देखें ना, वो कहते हैं वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी दोनों खूबियां उन्होंने अपने घर में ही समेट ली हैं। हिलाली साहब को भी शामिल कर लेते हैं। हिलाली साहब से, अच्छा जी हमारा लिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो हम ज़रा फ़ोन पे उन्हें बात कर लेते हैं। हिलाली साहब ये बताइए कि आपको सर क्या नज़र आ रहा है, क्या शहबाज शरीफ में, मरियम नवाज में कोई रिफ्ट है इस बारे में कि वो लीड करना चाह रहे हैं पार्टी को, जबकि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि वो खुद लीड करें? जी हाँ, रिफ्ट तो है, रिफ्ट तो बल्कि शहबाज और नवाज का भी है, मगर अच्छा। बताते नहीं है, पेपर ओवर पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रिफ्ट है, मगर मैं समझता हूँ ये कि अब नून लीग जो है, जो मुझे पता चला है कि लोग जो है नून लीग के, वो एक फ्रेश लीडरशिप चाहते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होने हैं, नए डायरेक्शंस पे पार्टी को जाना चाहिए। और शहबाज जो है वो समझते हैं मेरे ख्याल में कि ही इज नॉट द मैन फॉर द जॉब। ये तो वो कहते हैं, एक ने मुझे कहा कि ये तो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सका अपने बेटे भाई को रिसीव करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि ये पार्टी जो है जो एक स्ट्रांग पार्टी बनना चाहिए था, एनलाइवन्ड पार्टी, वो भी नहीं कर पाया। और तीसरा कहता है कि ये जो लंदन गया था बहुत जल्दी वापस आना था, ओवरस्टे कर दिया अपना लंदन। तो मेरे ख्याल में इसमें वो नहीं है एक स्ट्रांग डिफाइंट लीडर का। तो मेरे ख्याल में ना इसको, उसके भाई को भी ये समझ आ गई है और उसकी जो भतीजी नीस को भी ये समझ आ रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये आदमी है, इसका वक्त अब पूरा हो गया है और इसका कोई रोल इसके भाई और इसकी बेटी के पार्टी में नहीं है। एंड रिमेंबर, दिस इज नवाज पार्टी, ये पार्टी इसका नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, मुक्तदर हल्के तो हमेशा हम यही सुनते रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए रजामंद रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, भले नवाज शरीफ को वो लाइक करें ना करें, शहबाज शरीफ उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर ये चीज़ को मद्देनजर रखें तो आपको नहीं लगता उनके लिए ज़्यादा फिर ब्राइट चांसेस हैं? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि अंपायर जो है वो बहुत प्रिफर करता है शहबाज को मच मोर देन नवाज और मरियम। और शायद मेरे ख्याल में इसलिए ये जो इंटरिम लीडरशिप के लिए इसका नाम फॉरवर्ड किया गया है अब्बासी का। अब्बासी जो है इतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, मेरे ख्याल में अंपायर्स उसके साथ भी ठीक हैं। बात असल ये है समीना कि ये पार्टी जो है, इस पार्टी को अब एक लीडर मिला है मरियम, जो करिश्मा है, डिफाइंड है। पार्टी यंग पार्टी, माने पार्टी का एज जो है यंग है, ये भी यंग लीडर है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन होगा और कब होगा ये नहीं पता, मगर होगा। शहबाज इज फिनिश्ड, ही इज आउट। खाकान अब्बासी साहब का कोई चांस है इमरान साहब, आपको लगता है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के लिए हमने देखा है मरियम भी बड़ी विलिंग है और उन्हें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। शरीफ फैमिली से निकल सकेगी ये सब? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, बल्कि पूछना भी चाहूँगा। मुझे आप एक बात तो बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमजा शहबाज जो हैं वैसे फजूल में सारी जेलें भुगत रहे हैं, हमजा शहबाज के ऐसे नैब भुगत रहे हैं, उन्होंने भी इतनी कच्ची हमजा शहबाज जो हैं वो ही आगे लीडर बनने जा रहे हैं, वो ही संभालेंगे मुस्लिम लीग नून को, मरियम नहीं। अब देखें होगा क्या, जिस तरह नवाज और शहबाज ने चलाया है ना, उसी तरह मरियम और हमजा होंगे। मरियम जो है वो एक पुलर के तौर पे काम करेंगी और डिलीवर हमजा शहबाज करेंगे। अच्छा। क्यों? ऑन ग्राउंड अगर आप पिछले 10-12 साल की सियासत शरीफ फैमिली पार्ट 2 हमें नजर आएगी। सुन ले, शरीफ फैमिली में हुआ क्या है, शरीफ फैमिली में अमलन तो सारी सियासत, सारी मुश्किलें किसने बर्दाश्त की हैं? जब पहले भी ये बाहर गए थे तो हमजा पाकिस्तान में थे, हमजा ने सारी इंक्वायरियां भुगती। अब भी ये हुआ कि हमजा ही जेल भुगत रहा है।
होगा ये कि हमजा जो है वो उसी तरह लीड पे हमजा होंगे, लीड पे ना शाहिद हक्कान अब्बासी लीड करेंगे, ना ख्वाजा आसिफ लीड करेंगे, ना कोई और। उसकी वजह सुन लें हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। उसकी वजह ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकी लड़ाई है कि नहीं, इन्होंने अल्टीमेटली देखना है कि इन्हें फ़ायदा किस में है। इस खित्ते की हिलाली साहब आप देखें एक खसूसियत है समीना, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप देख लें है क्या, कांग्रेस गांधी फैमिली के बगैर क्या है, शेख मुजीब और उसकी बेटी के बगैर बांग्लादेश में उनकी पार्टी की क्या हैसियत है। इवन आसिफ अली जरदारी आप देखें कि बिलावल का नाम चेंज करना पड़ा, बिलावल और उसी सियासत जो है वो प्रिवेल करती है बिल्कुल, यहाँ पर। इस खित्ते का मिजाज है। हाँ, उसके बगैर ये पार्टियां नहीं। हिलाली साहब का भी कमेंट लेती हूँ इस पे। हिलाली साहब, आपको भी लगता है शरीफ फैमिली कभी भी खाकान अब्बासी या कोई भी और लीडर, चाहे उसकी कितनी भी सर्विसेज क्यों ना हो पार्टी के लिए, उसको नहीं ऊपर आने देगी जब तक उसके नाम के साथ शरीफ नहीं होगा? यस, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहा है इमरान याकूब कि ये यू हैव टू हैव द नेम शरीफ। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा बदकिस्मती है हमारा कि ये हर चीज़ फैमिली का एक फैमिली पार्टी बन गई है। मगर ये सब कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि जब तक कोरोना क्राइसिस है उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना वो चाहते हैं ना अंपायर चाहते हैं। इस इंटरिम लीडरशिप का मतलब ही यही है कि अगर शाहबाज को कुछ हो गया, अगर इनकी लड़ाई इतनी हो गई कि वो गुस्से में चले गया, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं समझता हूँ नहीं होगा, मगर अगर हो गया तो आप देखें खाकान अब्बासी को इन्होंने तैयार किया हुआ है, मरियम खुद नहीं आएगी। और मेरा अपना ख्याल है जब तक कोरोना है कुछ नहीं होगा, ना अंपायर भी ये नहीं चाहते हैं कि कुछ हो। फिलहाल कोई तब्दीली जो है वो नहीं, आप देख रहे हैं। में कुछ बहुत सारे तब्दीली हैं जो हम समझते थे होंगे, मगर इसलिए नहीं हुए कि कोरोना आ गया। सही है। बल्कि किसी भी दुनिया में इससे में हमने देखा, भले कितनी ही किसी ने इस मामले में पुअर परफॉर्म किया हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की हमें चीज़ नजर आ रही। लेकिन इमरान साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ के बाद, मतलब बाद आप कुछ भी कह लें, मामूली तौर पर सियासत से अलग हो जाएं या जिस तरह भी, अल्लाह ताला की मर्जी भी हो सकती है, ज़ाहिर है सब ने कोई जिंदा हमेशा तो नहीं जिंदा रहना। क्या उनके बाद पार्टी आपको लगता है कि इसी तरह से यूनाइटेड रहेगी या फिर डिवाइड हो जाएगी? डिवाइड होके इनकी सर्वाइवल नहीं है। आप एक बात को समझे, ऑन ग्राउंड अभी तक तो ऐसा लग रहा है बाइंडिंग फोर्स तो नवाज शरीफ है। ये देखे ना, मुझे आप ये बताएं, नाम नवाज शरीफ का है, इसीलिए बाइंडिंग फोर्स मैं इसीलिए तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन ग्राउंड आप देखें काम किसने किया। 2008 में, 2013 में इसके इलेक्शंस में टिकट जो देने का था सिलसिला, वो किसने किया? उसमें सबसे ज़्यादा किरदार किसका था? बल्दियाती इंतखाबात में पूरे पंजाब में टिकट्स देने का, इलेक्शन लड़ने का किरदार बुनियादी किसका था? तमाम ज़िमनी इलेक्शन किसने लड़े, किसने वहाँ पे जाके सारे वोटों को इकट्ठा किया, सब लीडरशिप को इकट्ठा किया, वो सब चीज़ों में आपको मरकज़ी किरदार हमजा शहबाज का नज़र आएगा। इसलिए आप जितने मर्जी लीडर हो, आपको ऑन ग्राउंड भी चाहिए फोर्स। ऑन ग्राउंड ये मामला को कौन समझता है? वो हमजा शहबाज समझता है। बल्कि हम तो हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जो इलेक्शन की साइंस है, हाँ, और स्पेशली आप देखें जो मरकज में, यानी जो इनका गढ़ है, वहां पर जो सारा होल्ड है वो हमजा के पास रहता है और वो उसको मैनेज करते हैं साइंटिफिकली। इसलिए जो मरियम नवाज हैं वो अपने फायदे के लिए हमजा को साथ रखेंगी, हमजा के बगैर उन्हें नुकसान होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर शाहिद हक्कान अब्बासी को आना होता ना, तो उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफीक थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन आप देखें जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपको याद होगा वजीर आला पंजाब क्यों बने थे? शहबाज शरीफ। अब आपको अंदर की बात बता दूं, अंदर की बात ये है हिलाली साहब, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक समीना याद रखें कि उस वक्त शहबाज शरीफ तो सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा? वो तो मरकज में जाना चाहते थे, वो वापडा की वजारत लेना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर आप वहां चले जाएंगे तो यहाँ दो ग्रुप बन जाएंगे, एक चौधरी निसार की क़यादत में और दूसरा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में। इसलिए बड़ाए मेहरबानी आप पंजाब। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शहबाज शरीफ साहब जब बाद में नाअहल हुए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को थोड़ी देर के लिए बनाया गया था इनिशियली, और कहा गया था कि शहबाज शरीफ कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अनाउंसमेंट भी ऐसी हुई थी। उस वक्त फिर वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने अगर वो बनना ही चाहते थे? इसलिए कि उस वक्त तो पीरियड थोड़ा था ना,
उस वक्त तो स्टॉप गैप का अरेंजमेंट था। बिल्कुल सही, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं अब ये जिससे चल रहा है चले। हिलाली साहब, आप इस डिस्कशन में जो भी ऐड करना चाहें, और साथ में वो सवाल जो मैं इमरान साहब से भी पूछ रही थी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ अगर इस पार्टी के सरबराह नहीं है और नहीं उस तरह से उसको वो सरबराही कर रहे, तो पार्टी डिवाइड हो जाएगी और फिर कुछ सिचुएशन हमें ऐसी नजर आएगी कि दो पार्ट्स बन जाएंगे, हमजा का अलग और शहबाज का अलग और मरियम का अलग? नहीं, डिवाइड नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भुट्टो की पार्टी, मुमताज़ भुट्टो था, बट बेसिकली ये भुट्टो की पार्टी थी। उसकी बेटी भी भुट्टो की पार्टी को वो अगर उसका बेटा, सॉरी हिज ग्रैंडसन, वो उसका बेटा वो भी पार्टी को नहीं ले सका, बिकॉज एक दफे पब्लिक माइंड में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि द नेचुरल लीडर, और नेचुरल लीडर जब मैं देखता हूं तो नेचुरल लीडर इस पार्टी की मरियम है, हर लिहाज से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज, उसका कैरेक्टर, उसका करिश्मा, उसकी पॉपुलैरिटी, ये सब चीजें। हालांकि शी इज नॉट गुड, माने उसको क्या पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो तो सब चीज उसको सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में शायद वो हमजा, अब हमजा की बातें हो रही, बिल्कुल सही कहा इमरान याकूब ने, बहुत काम किया है उसने, मगर उसमें क्या कैरिश्मा है, क्या फॉलोइंग है? नहीं, कुछ नहीं है तो इस लड़की कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनेगा, करिश्मा और जो एक साइंस समझने वाला मामला है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलीवर कर सके, वो दोनों चीजें साथ मिलाकर ही बात बनेगी। और अगर ऐसा वो नहीं करते दोनों को नुकसान हो सकता है अपने अपने एंड पे। देखते हैं जी पीएमएलएन का फ्यूचर आगे चलकर क्या होता है और किस तरह से वो मैनेज करते हैं पार्टी क़यादत को। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे खास तौर पर हम इस हवाले से भी कि चौधरी शुजात क्या मशवरा दे रहे हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट को, लेकिन खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी, जो कि बहुत ही आप जानते हैं कि मारूफ आलिम दीन है पाकिस्तान में, और हालिया कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से जो उनकी कुर्बत है उसकी वजह से खासी तनकीद की जद में भी वो आ गए हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स भी उन्होंने ऐसे दिए जिस पर काफ़ी तनकीद हुई। तो वही सब मामला क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी शुजात जो कि इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं और उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ये मशवरा दिया है कि भाई इंसान बने और आपस में मिल बैठकर कोरोना से लड़ें, आपस में ना लड़ें, और ये वक्त नहीं है कि आपस में लड़ाई की जाए। इनका ये स्टेटमेंट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक तरफ तो हुकूमत के इत्तिहादी हैं और दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो मुक़्तदर हलकों के भी बड़े करीब हैं। तो क्या उनकी इस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट, रिवायती स्टेटमेंट था, या ये कोई वाज़े पैगाम था अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। लाल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए, आपको क्या लग रहा है सर, चौधरी शुजात ये जो बात कर रहे हैं ये कोई ख़ास मैसेज है या वो रिवायती एक बात कर रहे हैं जो सभी हम सब भी कर रहे हैं आजकल आके कि भाई सबको मिल बैठ के इससे मसले से निपटना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर नून लीग आ जाए तो वो चाहते हैं कि वो उनके हामी हो तो उनको कुछ मिल जाएगा, और अगर इमरान खान है तो वो चाहते हैं इमरान खान के साथ रहें, उनको फिर उधर कुछ मिल जाएगा। ये बड़ा, ही इज़ अ वेरी सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है। इनको पता है कि द गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज़ पावर, और पावर के लिए वो कुछ चीज़ करने के लिए तैयार है। एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा, उनका फिर कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो समझते हैं कि वो इमरान खान के तरह नहीं है कि क्रूसेडर हो गए, सबके साथ लड़ जाए। वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और उनका ये पूरा उनका गेम है कॉम्प्रोमाइज़, और ये वो करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में कि उनकी स्टाइल ऐसी है, जैसे मैंने कहा उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, तो ये एक्सपेक्ट करना उनसे। और ये एक बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने इमरान खान के खिलाफ, जब उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमें इत्तेफाक चाहिए। कौन है भाई इस पॉलिटिक्स में, इस मुल्क में जो इत्तेफाक नहीं ला रहा है? इमरान खान। क्यों नहीं ला रहा है वो उसको पूछे, मगर he has his reasons। वो वाकई उनका केमिकल रिएक्शन ये दूसरे दो जो हैं उनकी शक्ल देख के इमरान खान का ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो उनके साथ यूनिटी कभी और एमिटी कभी हो नहीं सकता है। लिहाजा हालांकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट इकोनॉमी, लेकिन वो फिर भी उनको टॉलरेट नहीं करते, सही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमने मुख्तलिफ मौके पे देखा भी है। लेकिन इमरान साहब,
चौधरी साहब वाकई वो सिर्फ अपनी जो एक उनकी एक हम मुसलसल, जैसे हिलाली साहब ने राइटली कहा कि एक तसलसल से हम उनकी सियासत का ये रोल देखते हैं कि वो हर एक के साथ बना के रखते हैं, ये उसी की एक कड़ी है, या आपको लगता है कि कोई इससे वाकई फ़र्क हो जाएगा और वाकई कुछ बात बन सकती है? देखें, चौधरी शुजात हुसैन एक इंतहाई मंजे हुए और समझदार जहां दीदा सियासतदान है, इससे तो किसी को भी इनकार नहीं है। अब मामला ये, हम हमेशा ये कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हालात की नज़ाकत को जितना डीपली वो समझते हैं, पाकिस्तान में कम सियासतदान समझते हैं। और अब अगर आप देखें ना, जो अब उन्होंने ये बात की है, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना में जिस तरह हिलाली साहब कह रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो चौधरी शुजात ने बज़ाहिर इमरान खान ने कोरोना की सिचुएशन में अपोजिशन को बिल्कुल इररेलेवेंट किया हुआ है। हाँ। लेकिन चौधरी शुजात की ये बात बड़ी मायने हेज है। आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, चौधरी परवेज लाई से ख्वाजा बरादरान ने भी मुलाकात की है। अगरचे चौधरी फैमिली की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था कि ये ऐसी रूटीन की फैमिली मीटिंग है, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बात कर दूं कि जिन हलकों की अभी हिलाली साहब ने बात की थी, चौधरी साहब को उन हलकों की भी पूरी सपोर्ट हासिल है और वो कोई भी मूवमेंट बगैर किसी वजह के नहीं करते। इसीलिए आपको याद होगा पीछे भी जब मामला हो गया था तो हुकूमत की तरफ से भी सुलह करवाने के लिए कौन गया था? उस वक्त जब धरना हुआ तो उस वक्त भी किसको भेजा गया? मौलाना साहब को समझाने के लिए। तो जो मौलाना फजलुर रहमान किसी से नहीं संभल रहे थे वो चौधरी बरादरान ने संभाल लिए। इसलिए आप कंट्रोल कर लिया। चौधरी शुजात की इस बात को आप हल्के ना लें, इसको इजी ना समझे। ये वार्निंग भी है इसमें, कुछ है? नहीं, वार्निंग नहीं है, इसके पीछे एक संजीदा मैसेज है। हाँ, एक संजीदा मैसेज भी है और एक मूवमेंट है जिस पे वो काम कर रहे हैं मुसलसल, आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर वो काम कर रहे हैं। बज़ाहिर वो ठीक है कि हुकूमत के साथ भी हैं, लेकिन एक और भी शख्स है जो कि सबके साथ हमेशा हमें नज़र आते हैं और ऐसी वो शख्सियत हैं जो कि हर हलकों में काबिल कबूल भी हैं, वो चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हर जगह हमें उनका किरदार नज़र आता है, हर एक से वो मिलते हैं। और वो मौलाना तारिक जमील हैं जो कि आलिम दीन है और वो हमें हमेशा नज़र आता है कि मुख्तलिफ हलकों से मिलते भी रहते हैं, दावत का काम भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि वो मौलाना जो सबके फेवरेट थे, अचानक से कुछ हलकों की जानिब से तनकीद की जद में आ गए हैं जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की काफ़ी तारीफ़ भी की। और अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि वो उनके लिए रो रो के दुआएं भी कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे और इस सारे मामले से भी निकाले। तो इमरान साहब, ये मौलाना साहब जो कि बहुत ज़्यादा लोग आइडियलाइज़ भी करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनसे लोग इतने खफा से क्यों होने लगे, एकदम जद में आ गए हैं मौलाना साहब? समीना, देखें कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं ना, उनकी मुखालफत होना कोई नई बात नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मौलाना तारिक जमील इंतहाई नेक इंसान है, इंतहाई नेक शख्स हैं और वो हमेशा लोगों को सच की तलकीर करते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि कोई भी इंसान फरिश्ता तो नहीं हो सकता, कोई भी इंसान नबी पैगंबर नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो नेक लोग होते हैं, जो लोगों उन्होंने अपनी सारी जिंदगी। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया? इमरान खान की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही क्या लोगों से, जो वो इसलिए वो एकदम से लोग उनके मुखालिफ ही हो गए? जी हिलासा, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा। नहीं, बात ये नहीं है कि इमरान खान की तारीफ, मैं कहता हूँ कि मैं पहले ये कह रहा हूँ कि इंसान है ना, इंसान से कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर उस पर माफी मांग ले तो क्या आप उसकी बात को पकड़? आपने गलती और माफी की बात की है तो मैं सिर्फ जरा दिखा दूं कि खास इस वक्त पे, जी मैं वही आपको दिखाने लगी हिलाली साहब कि मौलाना साहब ने मीडिया के बारे में भी कुछ बात की थी कि मीडिया में जो है वो झूठ बोला जा रहा है और क्या उनके अल्फाज एग्जैक्टली मैं वही सुनवा देती हूँ और फिर हम देखते हैं उन्होंने माफी कैसे मांगी। एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे, मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहां जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। इस तरह से उन्होंने बात की थी, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद भी हुई और उसके बाद कुछ जो चैनल के एंकर्स थे उन्होंने भी इस पर तनकीद की और उन्हें फिर फ़ोन पे भी लिया, उनसे पूछा भी कि आपने क्यों ऐसी बात की। हिलाली साहब, क्या मीडिया पे झूठ नहीं बोला जाता? क्या मीडिया झूठा नहीं है? अगर मौलाना साहब ने ऐसे कहा तो उसमें कुछ गलत कहा उन्होंने? आपकी राय?
तो ये मौलाना को अब आपने इससे पहले इतनी तारीफ की है, अच्छा आदमी है, सही आदमी है, सच बोलता है, तो जब उसने सच बोला तो माफी क्यों मांग रहा है? माफी क्यों मांग रहा है? क्या इसने झूठ बोला है? नहीं, उनका ख्याल है कि उन्होंने है? शायद अल्फाज का चुनाव सही नहीं किया। उन्होंने जैसे कहा, उनका मतलब ये था हिलाली साहब कि अगर किसी की दिल आसारी, मुझे पता नहीं अल्फाज के, मुझे अल्फाज का चुनाव के बारे में, आई एम द लास्ट पर्सन टू नो, मगर एक चीज मैं बताऊं, उसका सेंटिमेंट तो ठीक था ना। झूठ कहते हैं ना भाई, हम लोग के सामने चैनल्स पे क्या कहते हैं, रेवलेशंस आए हैं कि इतने प्लॉट्स, इतने टिकट्स, इधर इसको फाइनेंस किया, उसको फाइनेंस किया, आए हैं ना, आपने देखा है कि नहीं? एक दफे लगातार चलता रहा, कितने प्लॉट्स, कितने पैसे, किसे सब है कि नहीं? तो फिर अगर वो है, उन लोगों ने जिसके नाम लेके, अकाउंट नंबर दे के अनाउंस किया गया, उन्होंने तो डिनाई नहीं किया। अच्छा, हिलाली साहब वो फेक था, हिलाली साहब वो फेक था, वो जो अकाउंट्स थे वो बकायदा फेक साबित हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है, ये पूरे सब ईमानदार है। मेरी गुजारिश सुन लें, उस पर बाकायदा क्लैरिफिकेशन आ गई थी वो फेक थे, नंबर एक। नंबर दो, ये नहीं बात कि मीडिया में तमाम लोग ईमानदार नहीं हैं, मीडिया में तमाम लोग सच्चे नहीं हैं। बस उन्होंने जनरलाइज बात कर दी, मीडिया भी सोसाइटी का हिस्सा है ना। जिस तरह इस सोसाइटी में पुलिस में देख लें, वकला में देख लें, बिजनेसमैन में देख लें, ब्यूरोक्रेट्स में देख लें, इवन सियासतदानों में देख लें, सच्चे लोग भी, अच्छे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं। उसी तरह मीडिया में भी करप्ट भी होंगे, झूठे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही लाठी से सबको आंक दे। उन्होंने एक जनरलाइज बात कर दी थी और मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन है। उन्होंने फौरन इस पर माजरत भी कर ली। उन्होंने कहा मेरे पास कोई दलील नहीं है। ये सिर्फ बाज लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के किसी बड़े आदमी के तनकीद करके ना खुद लाइमलाइट पे आना चाहते हैं। मैं नहीं समझता। लेकिन हिलाली साहब, सीनियर एंकर्स को ज्यादा बुरा किस बात पे लगा जो है? आप कह लीजिए नहीं, मगर हमारा अवाम जो है, ये भी तो बड़े झूठ कहते हैं। ये झूठ नहीं कहते। इनके खिलाफ कोई बोले, इनके पार्टी के ये जो जिससे वो ताल्लुक रखते हैं उसके खिलाफ बोले तो कहते हैं ये आदमी लिफाफा है, ही इज अ लिफाफा मैन। ये सब झूठे हैं। सही। ये अवाम खास तौर पे झूठे हैं। आप देखें, ट्राई करें, देखिए हम पूरी उम्र गुजारे हैं इधर इस मुल्क में, सर्विस में रहे हैं, हमने देखा है किस किस्म के इंट्रीग्स होते हैं। फॉर गॉड सेक, ये बाइजेंटाइन इंट्रीग्स हैं और झूठ होते हैं। ये पता नहीं क्या, अवाम भी ऐसे ही है, लीडर्स भी ऐसे हैं, मुल्ला भी ऐसा है। जो हमारी सोसाइटी के ट्रेड्स हैं वो हमें हर जगह पे नजर आ, लेकिन ना ही तो सारा मीडिया सच्चा है और ना ही तो सारा मीडिया झूठा है। लेकिन अगेन वही बात है कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि मौलाना साहब इस सारे मामले को लेकर के काफ़ी तनकीद की जद में आ गए हैं। बहरहाल अब उन्होंने अगर माजरत कर ली है तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये मामला रफा दफा हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ बात करेंगे, खासतौर पर कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन इस हवाले से क्या चल रही है और हुकूमत मजीद क्या करने जा रही है, पाकिस्तान इससे फ़ायदा कैसे उठा सकता है क्राइसिस में भी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। कोरोना के हमले जारी हैं और अब पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 12,500 से भी तजावुज़ कर गई। हर रोज़ नए केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी अब आवाम जो है उस तरह से सीरियस भी नज़र नहीं आ रही। रमज़ान भी शुरू हो चुका है अब, बल्कि और ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त हुकूमत पर कि तिजारती मराकज़ भी खोले जाएँ, शॉपिंग्स भी करनी है, सब चीज़ें, और रमज़ान की जो ख़रीदारी रेगुलर वो भी चलनी है। लेकिन इस सारे क्राइसिस में क्या कोई ऑप्शन है कि पाकिस्तान अभी भी कुछ फ़ायदा उठा सकता है इस सारी सिचुएशन में, जबकि मार्केट सारी बंद है? तो हिलाली साहब से पूछते हैं। हिलाली साहब, हम देख रहे हैं ओवरऑल ही मार्केट्स बंद हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अजीब सी सिचुएशन है। पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा फिर मुआशी तौर पे कंगाल हो जाएगा अगर हम बिल्कुल ज़्यादा देर और मज़ीद बढ़ाते हैं लॉकडाउन, मार्केट्स बंद रखते हैं। तो क्या किया जाए सर? दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से। पहली बात तो ये है कि कल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम का और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि मैंने इस किस्म का डेंजर कभी सुना भी नहीं है जो मैं इस वक्त सुन रहा हूं। 260 मिलियन लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सीईओ ये उसने स्टेटमेंट दिया है, मैस फैमिन। और दूसरी चीज समीना, जो शायद आप भी हैरान हो सुन के,
हिंदुस्तान में हजारों लोग रोज 2 दफे लाइन में खड़े होते हैं खाने के लिए, और उसके बारे में कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट मैस मूवमेंट सिंस पार्टीशन। जैसे आपको पता है पार्टीशन में 5 या 10 मिलियन लोग इधर और उधर गए, ये जो क्राइसिस आया है, इट इज द ग्रेटेस्ट मैस मूवमेंट सिंस पार्टीशन। तो अब आप सोचिए कि कितना ये है, मगर इसमें भी थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, वो आ गया है, बल्कि वो क्या है मैं आपको बताता हूं। बड़े मिडिल ईस्ट में उनके वेजिटेबल्स और फ्रूट जो हैं 3 मुल्कों से आते हैं ज्यादातर, 50% जो है उनका नेदरलैंड से आता है, स्पेन से आता है और यूक्रेन से आता है। अब ये तीनों मुल्क में तबाहकुन डेवलपमेंट्स हो गए हैं। उनके वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बैंड है, लेबर शॉर्टेज है, लॉकडाउन्स हैं, क्वारंटीन्स हैं, तो उधर से इनको कुछ नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा। ठीक, अब ये है मौका कि जब हम एकदम उनके साथ हैं, भाई मिडिल ईस्ट के आधे 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, यूरोप तो 4 घंटे में, हम उनको फ्रूट और वेजिटेबल्स दे सकते हैं, एक शर्त पे कि गवर्नमेंट जल्दी से ड्रिप इरिगेशन, वर्टिकल फार्मिंग, ग्रीन हाउसेस, सीड्स, क्वालिटी सीड्स और लेवलिंग के लिए पैसे दें हमारे फार्मर्स को, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन दे और कहें ये एक बहुत बड़ा मौका है, मिडिल ईस्ट को हम फ्रूट और वेजिटेबल्स दे सकते हैं इधर से। तो मेरे ख्याल में ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन्स दे रहे हैं ना, और राइट ऑफ्स दे रहे हैं और ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, खुदा के लिए अपना फार्मर को थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और उसको कहो ये लो लोन्स, 4 चीजें आप करें, ड्रिप इरिगेशन करें, ग्रीन हाउसेस करें और क्वालिटी सीड्स, ये तो हम अपनी एग्रीकल्चर को फोकस करें तो हम जो फूड की शॉर्टेज आने वाली है उससे हमें फायदा ये हो सकता है मुआशी तौर पर कि हम वो सप्लाई करें दूसरे ममालिक में। बिल्कुल सही है, ये जबरदस्त आइडिया। इमरान साहब क्या ख्याल है? मैं थोड़ी सी बात इसमें मजीद बढ़ा दूं हिलाली साहब, फ्रूट एंड वेजिटेबल के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है वो आपको पता है 2 मुल्कों से आती है, वो है ऑलिव ऑयल, जो सबसे ज़्यादा स्पेन और इटली से आता है पूरे मिडल ईस्ट में। अब पाकिस्तान में एक ऐसी, पाकिस्तान अल्लाह ताला ने एक ऐसी सरजमीन है पाकिस्तान की, इतनी इस पे रहमतें हैं कि यहाँ आप देखिए कि ऑलिव की इतनी अच्छी काश्त है जिसकी हद कोई नहीं। अगर पाकिस्तान सिर्फ इस पे काम कर ले कि मकामी जो काश्तकार है उसको इस तरह से किया जाए कि उनकी मदद की जाए ऑलिव उगाने में, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा दिए जाएं जिनमें उन ऑलिव का ना सिर्फ ऑयल तैयार किया जाए और एक्सपोर्ट लेवल पे, और फिर उसको उसी तरह से प्रिजर्व किया जाए। अगर सिर्फ ये काम कर लिया जाए तो इससे इतनी आमदनी पाकिस्तान में शुरू हो सकती है कि आप दूसरी कई चीज़ें भूल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के पास अब ये भी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इस वक्त उतनी तबाही नहीं है, तो अगर हम इस इंतज़ार में बैठे रहें कि नहीं यहाँ पे भी हमने अब कुछ होगा तो करेंगे। यूरोप में जो तबाही हुई है उसकी वजह से यूरोप की जो इकोनॉमी है वो मैं नहीं समझता कि 1-2 सालों में ठीक हो जाए, उनको टाइम लगेगा संभलते हुए। आपके पास ये जो इतना स्टॉप गैप बना है आप उसमें अपनी जगह बना सकते हैं अगर आपने ये जगह बना ली। इसी तरह जिस तरह हिलाली साहब हमेशा बात करते हैं कपास की, आपका साउथ पूरा और सिंध आगे सारा कपास के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप कपास के जो गैप्स आ रहे हैं आप उनको फिल करें, लेकिन आपको साइंटिफिकली करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 90%, हिलाली साहब आखिरी बात, 90% हमारे जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने कभी लेजर लेवलिंग नहीं कराई। उस बेचारे को यही नहीं पता कि लेजर लेवलिंग भी कोई चीज बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, शॉर्ट सा कमेंट हिलाली साहब अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए, बिल्कुल लास्ट सेकंड्स हैं मेरे पास। जी सर। भाई देखिए हमारे पास ऐसा मौका है, हमारा क्लाइमेट है और प्रॉक्सिमिटी है, हमें इसको मौका का फायदा उठाना चाहिए। खुदा के लिए इंडस्ट्री बकवास है, तुम नहीं बना सकते गुड्स, तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल जो है बेकार है और तुम्हारा कॉम्पिटिटिवनेस यूजलेस है, इसलिए कि गैस और तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए और हमारी स्ट्रेंथ जो है एग्रीकल्चर है। ऑल राइट, आखिरी फिक्रा आखिरी फिक्रा कि ये एक और फायदा बता दूं, ये जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है। अच्छा जी, चलें जी, तो आप सेफली इसको कर सकते हैं। आगे प्लान करना होगा प्रॉपर, देखते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान इस पर सही तौर पर नजर डालती है या नहीं और प्लानिंग कर पाती है या नहीं। आज आपसे जनाब आपसे इजाजत चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।